हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या गुरु। और मैं आपका साइंस का टीचर हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भोजन के पोषक तत्व और संतुलित आहार। तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द न्यूट्रिशनल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। हमारे जीवन में कौन कौन से पोषक तत्व और हमें कैसी डाइट खानी चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त विटामिन्स, मिनरल्स में क्या क्या आवश्यक होता है। यदि हमें पता करना है कि प्रोटीन कैसे ज्ञात किया जाए, किसी पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं, वसा है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग जो भोजन है उसके घटक को देखेंगे। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ फूड, उस पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर बात आ रही है आपके सामने कि जो पोषक पदार्थ हैं। देखिए, पोषक पदार्थ क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, जिनके बिना हमारा जीवन जो है कहीं ना कहीं कुछ डेफिशिएंसी या कमी हो जाएगी। और इस कमी की पूर्ति के लिए हमें सभी मटेरियल्स को एक निश्चित अनुपात में खाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसमें जो मुख्य पोषक पदार्थ हैं उसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज का बहुलक होता है ना। कार्बोहाइड्रेट किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का बहुलक। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। और इसका जो बहुलक है यही कार्बोहाइड्रेट है। तो यहां पर हम लोग N लिख देते, राइट। तो ग्लूकोज का बहुलक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल से बना होता है और वसा जो है वसीय अम्ल का बना होता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये एक निश्चित मात्रा में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो हमको और इन्हें किस अनुपात में लेना होता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमको 3:1:1, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, ये वसा और ये प्रोटीन इस अनुपात में 3:1:1 में हमको लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। उसके अलावा जो कम मात्रा में आवश्यक है, देखिए ये चीजें तो हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो ऊर्जा देते हैं, जबकि विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर की जो उपापचयी क्रिया है, जो हमारे शरीर में जो है जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि हड्डियों की मजबूती के लिए फास्फोरस, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, तो इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये है मिनरल्स, राइट, खनिज लवण। और विटामिन्स जो हैं उनके बिना क्या होगा? हमारे जो हार्मोन्स हैं, है ना, वो कुछ भी प्रॉपर फंक्शन, बराबर फंक्शन या कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और उसके अलावा भोजन में रूक्षांश और जल। तो आपके लिए एक नया टर्म आ गया, रूक्षांश क्या होता है? तो हम लोग इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, रूक्षांश को रफेजेस इंग्लिश में बोलते हैं, रफेजेस। और जल, वाटर तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। देखिए, आपने सुना होगा जो खाली पेट में जो पानी पिया जाता है, तो एक्चुअल में जल की क्या आवश्यकता है कि जितने भी जो खतरनाक, जितने भी मिनरल्स हैं या जितने भी वेस्ट पदार्थ है, दूषित पदार्थ है, हम लोग पानी ज्यादा पिएंगे तो वो मूत्र मार्ग से सारा वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए वाटर इज वेरी नेसेसरी, जल बहुत ज्यादा आवश्यक है। और रूक्षांश जो होते हैं, रूक्षांश का मतलब रफेजेस, आपने देखा होगा डॉक्टर हमेशा एक बात बोलता है कि आपको रेशेदार खाना खाना चाहिए। तो रेशेदार खाना क्या होता है? जैसे आप लोग भिंडी खा रहे हैं, आप जैसे ग्वार फली की सब्जी खा रहे हैं, है ना, कटहल खा रहे हैं, तो ये रेशेदार सब्जियां हैं। और जितनी भी रेशेदार सब्जियां हैं ना, उसमें याद रखेंगे कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B9। तो याद रखना, समस्त रेशेदार सब्जियों में विटामिन B9 होता है ना। इसको फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फॉलिक अम्ल। इसे फॉलिक अम्ल भी कहा जाता है, फॉलिक अम्ल। और विटामिन, यदि हम लोग जो है ये रेशेदार वाला खाना नहीं खाएंगे तो होता क्या है कि हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत, वहां पर भोजन लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। और भोजन को और जो वेस्ट मल को एक बराबर रेशियो में रखने और लंबे समय तक पानी में से जल, मिनरल्स, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का जो अवशोषण होता है हमारी आंतों में से,
उसका अवशोषण तभी होगा जब हम रेशेदार सब्जियां खाएंगे। तो इसीलिए हमको डेली की जो शेड्यूल है, डाइट है, उसमें कुछ मात्रा में भिंडी, कटहल एक दिन में ये जरूर खाना चाहिए। और इसीलिए बोला जाता है चौकर वाला आटा। मतलब एक तो क्या होता है, जो आजकल जो आटा आप बाजार से सीधा पैक्ड आटा ले आते हैं तो वो दिखने में तो सुंदर और सफेद दिखता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें से सारा चौकर निकाल लिया होता है। तो चौकर जो है ना, बिना चौकर के क्या होता है, बहुत ज्यादा है ना एनीमिया रोग हो सकता है। तो याद रखना, बिना रुक्षांश वाले खाने के, इसीलिए बचपन से ही डॉक्टर ये जो है सलाह देते हैं। तो आपको ये सभी बात क्लियर हो गई होगी कि ये सभी पोषक पदार्थ हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका अनुपात 3:1:1 में होना चाहिए जो हम लोग डाइट लेते हैं। तो ये सभी बात आपको पता चल गई। हमारे डाइट में, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है या नहीं है, तो इसको हम परीक्षण के माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा जो कार्बोहाइड्रेट है, यदि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो वो किससे पता लगाया जा सकता है, आयोडीन से पता लगाया जा सकता है ना। यदि आयोडीन में किसी भी चीज में कार्बोहाइड्रेट है और उसका आयोडीन से क्रिया करवाएंगे तो वो ब्लैक, काला या नीले रंग का क्या कर देगा, एक रंग परिवर्तित कर देगा। और यही प्रूफ है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है ना। आपने 6th क्लास में ये इसी तरह का एक ये केस भी देखा होगा कि पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। मान लीजिए कोई पत्ती है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो इसको जब भी आयोडीन के विलयन में, मतलब आयोडीन से बना हुआ जलीय मिश्रण, उसमें पत्ती को रखा जाएगा, तो जो जो भाग पत्ती का ज्यादा काला या ब्लैक हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें उस जगह पर है। मान लीजिए यहां पर पत्ती का रंग काला ज्यादा हो गया, यहां पर काला ज्यादा हो गया इस जगह, तो इसका मतलब यहां पर क्या है। तो ये परीक्षण हमेशा पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे पता लगाया जाएगा, तो आयोडीन की मदद से। इसके अलावा जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, तो ये कॉपर सल्फेट है, राइट। तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको पता होने चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कास्टिक सोडा, इन सभी के परीक्षण से भी क्या किया जा सकता है, हम प्रोटीन और वसा का पता लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए आयोडीन का यदि इस तरह का विलयन बनाना है तो आयोडीन में कुछ पानी की मात्रा डाल के और हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग परीक्षण हम कर सकते हैं, ठीक है। और आपने ये जरूर सुना होगा टिंचर आयोडीन, ये टिंचर आयोडीन की बूंदें जो डाली जाएंगी अलग से ऊपर से। टिंचर आयोडीन वही है जो लाल दवा के नाम से जानी जाती है, जो हम लोग घाव के ऊपर लगाते हैं। हमारा जब भी कोई घाव हो जाता है तो उस पर टिंचर आयोडीन से हम लोग उसको बैंडेज करते हैं, तो यही टिंचर आयोडीन है, राइट। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम कॉपर सल्फेट का विलयन बनाकर, और कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा आप क्या बताएंगे, कास्टिक सोडा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और है ना कास्टिक सोडा। और जो है कॉपर सल्फेट जो है वो क्या होता है, CuSO4। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने। अब देखिए प्रोटीन का जब भी परीक्षण हुआ, तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस प्रकार होता है। तो जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट के भी प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जो ये भोजन के रूप में खा रहे हैं उसको सामान्य भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। यही कार्बोहाइड्रेट, यही यदि पौधों में है तो इसको हम लोग कहते हैं, जो पौधे अपने लिए ऊर्जा संरक्षित करते हैं, स्टार्च, या इसी को हिंदी में मंड कहा जाता है, ठीक है। और जब भी हम लोग ऊर्जा के लिए ले रहे हैं तो इसको सैकेराइड्स या शर्करा कहा जाता है। शर्करा मतलब एक तरह से ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, शर्करा है। और जो पेड़ पौधों की जो छाल या उसका जो पत्तियां, छाल जो बनी होती है, घास जो है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज भी एक प्रकार का क्या है, सेल्यूलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको मैंने 4 प्रकार बता दिए कार्बोहाइड्रेट खुद, स्टार्च पेड़ पौधों में, प्लांट्स में, शर्करा जो हम ऊर्जा के तौर पे लेते हैं, और पेड़ पौधों की पत्तियों, छाल में, घास में,
उन सभी में सेल्यूलोज पाया जाता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो चूंकि पेड़ पौधे सबसे ज्यादा हैं कार्बनिक रूप में, तो सेल्यूलोज सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको एडिशनली याद रखने। अब देखिए आगे चलते हैं। यदि प्रोटीन का परीक्षण करना है हमें कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के परीक्षण में क्या होता है, पहले जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी प्रोटीन है, उसके खाद्य पदार्थ का हम लोग पेस्ट बना लेते हैं। मान लीजिए किसी में प्रोटीन, मान लीजिए दालों को ले लिया हमने और दालों को गला दिया, तो वो जो गल गई तो उसका गोल बना के पेस्ट कर दिया, पीस कर क्या कर दिया, चूरे जैसा चूर्ण बना लिया और एक परख नली में रख दिया और 10 बूंद क्या करी, उसमें परख नली में हमने उस चूर्ण को, जो कि दाल का चूर्ण है, उसको डालकर 10 बूंद जल की डाली और उसके बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलियन। ये कॉपर सल्फेट विलियन क्या है, तो ये कॉपर सल्फेट विलियन मैंने आपको यहां क्लियर किया है कि 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम जब कॉपर सल्फेट डालते हैं तो क्या बन जाता है, ठीक है, ये विलियन बन जाता है। तो देखिए बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये 6th क्लास में आपको बताई गई हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि प्रोटीन का पता आप किससे लगा सकते हैं। तो आप आंसर क्या देंगे, CuSO4 से, है ना, कॉपर सल्फेट से। कार्बोहाइड्रेट का पता आप किससे लगा सकते हैं, आयोडीन या टिंचर आयोडीन से। और कौन सा रंग देगा जब आयोडीन के साथ कार्बोहाइड्रेट में टेस्ट किया जाएगा, या तो काला ब्लैक रंग या फिर नीला। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और जैसे ही डाल के हिलाते हैं कुछ मिनट के लिए, यदि परख नली को हम ऐसा कैसा रख देंगे तो देखिए क्या होगा, उसमें बैंगनी रंग आ जाए। तो यदि कॉपर सल्फेट और प्रोटीन की क्रिया से बैंगनी रंग आ जाए, इसका मतलब हमारे भोज्य पदार्थ में हम लोग जो खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। इसी प्रकार यदि वसा का परीक्षण करना है, तो ये तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, बहुत ही सामान्य है कि मान लीजिए हमने कोई सरसों के बीज लिए, उनको सुखा के उनको थोड़ा सा पेस्ट बना दिया, अब उसको लपेट के कागज में कूट लिया ताकि कागज फटे नहीं। तो आप क्या देखेंगे, कागज के ऊपर एक, है ना, एक पूरा ऑयल की पूरी एक, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा जहां जहां पर भी वो था। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना उसमें जल हो, तो आप क्या करेंगे, उसको धूप में सुखा देंगे। धूप में सुखाने के बाद भी जो एक स्मीयर, मतलब तेल का पूरा धब्बा है, इसका मतलब उसमें वसा है। तो इस प्रकार से हम प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता कर सकते हैं। और ये मैंने आपको पूरी बात बता दी है कि तेल का धब्बा यदि दिखाई दे तो देखिए, है ना, उसको सुखा लीजिए, यदि हो सकता है जल भी हो, तो इस प्रकार हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उसमें वसा है या नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षण में याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के केस में आयोडीन, प्रोटीन के केस में कॉपर सल्फेट का विलयन जिसमें 100 मिलीलीटर तो जल और 2 ग्राम के करीब, 2 ml या 2 ग्राम के करीब जो है कॉपर सल्फेट डालने के बाद में, और जब प्रोटीन के चूर्ण और पानी के अंदर डाला जाता है कॉपर सल्फेट का विलयन, तो यदि बैंगनी रंग दिखा दे तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। और वसा, फैट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या अनुपात बताया मैंने, 3:1:1। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, यदि प्रतिशत में कभी आ जाए तो याद रखना, परसेंटेज में हमेशा याद रखना 60% हमको डेली की जो आवश्यकता है उसका 60% जो हिस्सा है ना, डेली की आवश्यकता का 60% हिस्सा जो है वो हमको कार्बोहाइड्रेट लेना है, 25% जो है वो हमको प्रोटीन लेना है और 15% हमको वसा लेनी होती है। यदि परसेंटेज में आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट 60%, प्रोटीन 25% और वसा 15% की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही फिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए, विभिन्न पोषक पदार्थ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें यदि आपसे पूछा जाए कि रोजमर्रा की ऊर्जा, रोज की ऊर्जा हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। इसके पीछे कारण क्या है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है, C6H12O6 का बना होता है। और देखिए जो हम लोग रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट से निकला ये ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का ही बहुलक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ही हमारी कोशिकाओं में एटीपी का निर्माण करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
बस यही जो एटीपी है जो एक एक कोशिका में बन रही है, उसी के कारण हमारे शरीर में जो ये खरबों कोशिकाएं हैं उनमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। सभी कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तभी हमारा संपूर्ण शरीर काम करेगा। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। और रोज की ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा मिलती है, तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट युक्त तो भोजन जो है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला होता है, और इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, आपको पता होगा सबसे ज्यादा हम लोग अनाज खाते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग अनाज खाते हैं क्योंकि अनाज में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। अनाज में भी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, चावल में। याद रखना, चावल में न के बराबर प्रोटीन होता है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन से खाद्यान्न में प्रोटीन नहीं होता, तो चावल ही बताएंगे, लेकिन कुछ मात्रा में होता है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न का आंसर आपको क्या देना होगा, चावल। और लगभग 75% जो ऊर्जा देता है वो चावल अपने कुल भाग का 75% ऊर्जा दे देता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप देखते होंगे हम लोग आलू को स्टेपल फूड के रूप में खूब खाते हैं, सबसे ज्यादा आलू की सब्जी। गन्ने से हमें ग्लूकोज मिलता है, पपीते में ग्लूकोज है, तरबूज में ग्लूकोज है, आम में ग्लूकोज है ना, मक्का और जितने भी अनाज हैं, बाजरा, चावल, गेहूं, है ना, इन सभी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जो है, देखिए ये जो है ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताएं, लेकिन यहां पर जो आ रहा है ये कि गिरी, तिल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, तो इन सभी से हमको क्या मिलती है, वसा मिलती है। याद रखना, तो ये तो हमें पादपों से मिल रहा है, जैसे एलमंड ऑयल, एलमंड ऑयल का मतलब बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, ग्राउंड नट मूंगफली का तेल, ठीक है, सरसों का तेल, तो ये सभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमको वसा जो है ना वो मांस से प्रोटीन और वसा दोनों मिलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, मछलियों में सब कुछ मिलता है। देखिए मछली, फिश जो है उसमें चूंकि समुद्र में जो जीव है ना उनमें और अन्य पोषक पदार्थ जैसे खनिज लवण, मिनरल्स, आयोडीन वगैरह भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसलिए मछलियां, मांस, दूध, अंडा, मक्खन, है ना, और ये जो है ये डेयरी प्रोडक्ट हैं जो हमको दुग्ध से मिलते हैं, दुधारू जानवर से। तो ये एकदम क्लियर है आपको। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए ये कुछ हैं, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मूंग की दाल, चना, मटर, और इसके अलावा सोयाबीन, सबसे ज्यादा जो सोयाबीन है उससे हमें प्रोटीन मिलता है, लगभग 36 to 42%। सबसे ज्यादा जो हमें प्रोटीन मिलता है वो सोयाबीन से मिलता है, याद रखना। और दालों से लगभग प्रोटीन जो है ना हमको 22% प्रोटीन मिल जाता है दालों से, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, इन सभी में प्रोटीन है। और प्रोटीन की क्या काम है, देखिए प्रोटीन का काम है, हम जब छोटे बचपन में सबसे ज्यादा हमको प्रोटीन दिया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है कि हमें यह शारीरिक जो वृद्धि है, ग्रोथ है और हार्मोन के लिए सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दैट इज वाई, इसीलिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, है ना। और आपको पता होगा कि दो रोग, क्वाशियारकोर और मैरस्मस, ये दो रोगों का नाम सुना होगा आपने, है ना, क्वाशियारकोर और मैरस्मस। क्वाशियारकोर और मैरस्मस, क्वाशियारकोर और मैरस्मस जो रोग हैं, ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। इसके अलावा हमको प्रोटीन दूध से भी मिलता है, आपको पता होगा प्रोटीन दूध में है, अंडों में है लगभग 18% के करीब, है ना, 12 से 18% अंडे में मिल जाता है। पनीर में प्रोटीन है, मछली में है, मांस में। तो मछली, फिशेज, और एक बात जरूर याद रखना कि दूध को कंप्लीट डाइट क्यों माना जाता है, एक पूर्ण आहार क्यों माना जाता है। दूध को पूर्ण आहार इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, खनिज लवण, वसा, सब कुछ मौजूद है, और केवल दूध से हमें सभी पोषक पदार्थ मिल जाते हैं। इसीलिए दूध को हम लोग क्या है, संपूर्ण डाइट मानते हैं। इसी प्रकार जो आपने सुना होगा 1990 के दशक के बाद से संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो ये वाली बात इसीलिए लाई गई थी क्योंकि अंडा जो है ना वो एक सस्ता प्रोटीन का स्रोत है, और अंडे से क्या है, हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा और सभी, है ना, तो हमें सस्ता जो है प्रोटीन का सोर्स मिल जाता है। और बचपन में जो है ना, जो बच्चे को मानसिक और शारीरिक ग्रोथ चाहिए वो सभी अंडे में संपूर्ण होती है, तो है ना। तो अब देखिए,
प्रोटीन भोजन में प्रायतः शरीर वर्धक भोजन है, मतलब हमारी ग्रोथ को, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक ग्रोथ को भी मदद करता है। विटामिन जो है हमारी आंखों के रखरखाव में, जैसे विटामिन ए, अस्थियों को, हड्डियों के रखरखाव में, आपने सुना होगा विटामिन डी, दांतों के रखरखाव में, मसूड़ों में, और हमारे होंठ जो फट जाते हैं विटामिन सी की कमी से। और आपने सुना होगा कि जो विटामिन B6, B9 और B12, ये तीन आपको वैसे याद रह जाएंगे, 6, 9, 12, इन तीनों की कमी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था विटामिन B9 किसमें होता है, फॉलिक अम्ल, और रेशेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो B6, B9 और B12 ये तीनों जो हैं, इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखना है ना, एनीमिया डिजीज इनके कारण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, है ना। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको, इनको यदि नाम को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो देखिए विटामिन ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, ये डी के लिए है, ये ई के लिए और ये के लिए। तो विटामिन हो गए सारे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो रथ एक टॉफी, तो र से मतलब क्या है, विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल, है ना। और विटामिन B1, यहां पर ये थ जो है ये विटामिन B1 के लिए, तो इसका नाम है थायमीन। विटामिन B1 मतलब थायमीन। ए का मतलब हो गया विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल। क से जो बना है विटामिन डी, उसका रासायनिक नाम क्या है, ये सभी पूछे जाते हैं। कैल्सीफेरॉल, ये नाम आपको टिप्स पे होने चाहिए, कैल्सीफेरॉल। तो र से क्या बन गया, रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमीन बन गया, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल। यहां पर विटामिन ई, जिसे ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और विटामिन जो के है, जहां पे फ लिखा है, इसका नाम है फिनेक्वानॉन। तो ये आपको 6 विटामिन के नाम जरूर याद रखने हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जो हमें सूर्य की किरणों से हमारी त्वचा में बनता है, विटामिन ई ये है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल आपको पता होगा ब्यूटी विटामिन, और फिनेक्वानॉन ये विटामिन के है। तो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए विटामिन बी, और विटामिन बी जो है संपूर्ण जो विटामिन बी मिल जाता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये टैबलेट आपको मार्केट में सारी मिल जाती है, राइट। तो देखिए, तो विटामिन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। विटामिन जो है, विटामिन की कमी से कई सारे रोग हो जाते हैं, और विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं कमी वाले रोग। उन सभी रोगों को क्या कहा जाता है, कमी वाले रोग कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा विटामिन के ऊपर, राइट। अब देखिए, है ना, तो हाँ, तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो दूध, मछली का तेल, ये सभी विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी के जो स्रोत हैं वो यकृत, लिवर, और है ना, विटामिन बी के स्रोतों में जो है डिफरेंट जीवों का यकृत में ये पाया जाता है, और हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन मिलते हैं, राइट। और विटामिन जो बी है उसमें चावल में भी पाया जाता है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि चावल को हम लोग बहुत ज्यादा धो देते हैं, तो याद रखना विटामिन जो है ना उनको धो दिया जाए या गर्म किया जाए तो इनके गुण सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको साथ में बिल्कुल कंठस्थ रखने हैं, है ना। विटामिन बी के स्रोत आपको चावल और यकृत और हरे पत्तेदार सब्जियों में। विटामिन सी जो है ना, जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि जितने भी खट्टे फल हैं, फॉर एग्जाम्पल आंवला, सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। इसका आंवला का जो रसायन, जो जैविक नाम है वो है ओसिनीफेरा, याद रखें क्या नाम है, ओसिनीफेरा। इसका ओसिनीफेरा इसका जैविक नाम है, ठीक है। नींबू में बहुत मिलेगा, मिर्च में बिल्कुल। आपसे पूछा जाए कि भारतीय लोग, इंडियंस लोग, क्योंकि भारत में लगभग 80 करोड़ से ज्यादा तो जनता बहुत ही गरीब है, अत्यंत निर्धन है, 40-50 करोड़ है भारत के लोग जो मतलब एक संपन्न जिंदगी और अपना संतुलित आहार जो उसको खा पाते हैं। तो भारत में बड़ी विकट स्थिति है, जबकि हम जो है
फूड सफिशिएंट कंट्री है, हमारे पास खाद्यान्न भंडार की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी भारत में ना बहुत ही ज्यादा कुपोषण है ना उसका शिकार बच्चे हैं। तो देखिए, तो मिर्च जो है, मिर्च सबसे ज्यादा भारतीय लोग विटामिन सी किससे प्राप्त करते हैं? मिर्च से, क्योंकि कुछ लोग तो केवल रोटी से मिर्च में लगा के खाते हैं। और अमरूद में भी विटामिन सी होता है, संतरे में, आम में। तो ये कुछ पॉइंट याद रखना है। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत जो हैं वो है मछली, मक्खन, डेयरी प्रोडक्ट। और सबसे खास बात, विटामिन डी जो हमारी त्वचा में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जब हमारी त्वचा पर गिरती है तो हमारे शरीर में जो बैड ऑयल होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल कैल्सीफेरॉल में तब्दील होता है। क्योंकि विटामिन डी का नाम क्या है, आपको थोड़ी देर पहले बताया, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी1 का नाम क्या है? तो बी1 का थायमिन बताया मैंने। और विटामिन ए जो है, यह भी हमें कॉड, लिवर फिश, कॉड नाम की जो मछली है उसके यकृत से सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। अब देखिए, विटामिन ए न सिर्फ त्वचा और आंखों के रखरखाव में, बल्कि क्या है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को विटामिन ए भी बढ़ाता है और विटामिन सी भी बढ़ाता है। यहां पर नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको एडवांस पॉइंट बता रहा हूं कि जब भी खसरा रोग के टीके लगते हैं, मीजल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो उस समय क्या है, सबसे पहले विटामिन ए दिया जाता है बच्चों को, है ना। तो देखिए, विटामिन डी हमारी हड्डियों, दांतों को मजबूत करता है, कैल्शियम वगैरह की पूर्ति हमारे शरीर में करता है। अच्छा, एक प्रश्न बहुत ही अच्छा याद रखना, मानव शरीर में कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है? हार्मोन्स का मतलब क्या होता है कि जो पूरे शरीर में फ्लो होते हैं वही हार्मोन होते हैं, राइट। इनको जो है ना, इनको नलिका विहीन कहते हैं, मतलब बिना नलिकाओं के पूरे शरीर में प्रवाह करते हैं। तो विटामिन डी को हार्मोन की संज्ञा भी दी है। तो आपसे पूछा जाए कौन सा विटामिन जो है हार्मोन के तौर पे यूज किया जाता है, तो विटामिन डी। अब देखिए, कुछ आयोडीन के प्रमुख स्रोत देख लीजिए। देखिए, मैं आपको आज बहुत ही शुरुआती फर्स्ट लेक्चर है तो मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं। धीरे धीरे मैं आपको समस्त जितना भी सीटेट के लेवल के जितने भी चीजें, उन सभी का समग्र ज्ञान जो है और वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आयोडीन जो है, हमको अदरक में आयोडीन, जितनी भी शैवाल होती है, याद रखना सबसे ज्यादा आयोडीन जो मिलता है ना वो शैवाल से मिलता है। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, राइट। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन। शैवाल समुद्रों में मिलता है, तो समुद्रों से ही हमको आयोडीन का सबसे भरसक स्रोत मिलता है, ठीक है। मछलियों में भी आयोडीन मिलता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें, और देखिए क्रैब, जो क्रैब का मतलब है केकड़ा वगैरह भी लोग खाते हैं, झींगा खाते हैं, वहां से हमको आयोडीन की भरपूर पूर्ति हो जाती है। फॉस्फोरस के जो कुछ स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, तो हमें दूध से कैल्शियम भी मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है, बनाना, केले से फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस हमारी हड्डियों में, है ना। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि मानव शरीर की जो हड्डियां हैं, हमारी जो बोन्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है मानव के शरीर में। लोहे के जो स्रोत हैं वो हमें जो है पालक से, बहुत सारे जानवरों के जो यकृत है, लिवर है ना, जानवरों का यकृत में बहुत सारे पोषक पदार्थ मिलते हैं। मानव का भी जो यकृत है उसमें सभी आवश्यक विटामिन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संचय रहता है। तो यकृत एक वो अंग है जिसमें सभी पोषक पदार्थ मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम मछली और जानवरों के पोषक पदार्थ सेव में, आप छोटी सी एक बात याद रखना, उन सभी पदार्थों में लोहा है। जिनको हम लोग काटते हैं तो जिनका रंग भूरा हो जाए, जैसे सेब को काटते हैं थोड़ी देर बाद भूरा ब्राउनिश रंग हो जाता है, आलू को काटते हैं ब्राउन रंग हो जाता है, सबसे ज्यादा लोहा जो है वो हमारे पालक में। तो ये सभी जो है लोहे के स्रोत हैं। आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब आ रही है बात दूध और अंडों में और जानवरों के मांस वगैरह में, इन सभी में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी कैल्शियम है, ठीक है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता जो है ना, मिनरल्स जो हैं, जैसे मिनरल्स कौन कौन से अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, फॉस्फोरस हो सकता है, लोहा हो सकता है, कैल्शियम, ये सभी मिनरल्स हैं। इसके अलावा सोडियम की भी आवश्यकता होती है, पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आयन, क्लोरीन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आयन जो है ये पूरे शरीर में प्रवाह करते हैं
और हमारे हार्ट के अंदर जो स्पंदन है और ब्लड फ्लो में ये सभी मदद करते हैं। तो याद रखना हृदय के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है सोडियम पोटेशियम। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। तो खनिज पदार्थ ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा हमको किसकी आवश्यकता होती है? हैवी, सबसे ज्यादा डाइट में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या आवश्यक है? तो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मतलब वसा। ये वसा को हम लोग लिपिड्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे किसी भी पोषक तत्वों से सबसे ज्यादा किसमें होती है? चावल में। तो अब आपका ब्रीफ चीजें सारी समझ में आ जाएंगी जो जो मैंने आपको पढ़ाया है। चावल में कार्बोहाइड्रेट समृद्ध मात्रा में होता है, अन्य सभी अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन चावल में सबसे ज्यादा होता है। आहारी रेशे यदि खाने हैं, जिनको मैंने आपको शब्द बोला था रुक्षांश, रुक्षांश जो है जिनको रफेजेस बोला था, जो रेशेदार फल है, रेशेदार सब्जियां हैं जैसे भिंडी, ग्वारफली, कटहल, तो ये आहारी रेशे रुक्षांश होते हैं। और रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों के उत्पाद से होती है। पॉइंट क्लियर है? तो रुक्षांश जो है ना साबुत खाद्यान्न, जैसे मैंने अभी बताया था ना चौकर नहीं निकालना चाहिए हमें खाने का, जो हम लोग छलनी से साफ कर देते हैं, उसमें क्या होता है? रुक्षांश होते हैं। ग्वारफली, भिंडी, आलू, तो ये सभी सब्जियां बहुत आवश्यक हैं। और तभी क्या होगा? पाचन सही रहेगा, वरना हमें हमेशा अपच की समस्या रहेगी। तो देखिए रुक्षांश बिना पचे, जो पचा हुआ भोजन नहीं है उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। और ये पानी के साथ में जितने भी पोषक पदार्थ हैं, तो जो हमारी आंत की जो भीतरी दीवार होती है उसमें पोषक पदार्थों को जो एब्जॉर्ब किया जाता है, वो रुक्षांश ही उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग प्ले कर रहा है। तो जल भोजन के सभी पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है शरीर में, है ना, अवशोषण के लिए, क्योंकि वाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है पूरे शरीर को, न सिर्फ ब्लड फ्लो के लिए बल्कि जो वेस्ट पदार्थ है, कचरा है, उसमें क्या है? वो कचरा पानी के साथ साथ शरीर से बाहर आ जाता है पसीने के रूप में। यूरिया, जो यूरिया सबसे खतरनाक है, वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात आ रही है संतुलित आहार की। तो हमें क्या है, जो हमारा एज ग्रुप है उसके अनुसार हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। एक फिक्स अनुपात होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का, हमें मिनरल डेली की आवश्यकता में लेने होते हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं बेचारे, जो जिनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा, जो केवल रोटी पर ही निर्भर है, उनको यह संपूर्ण डाइट नहीं मिलती और उन्हें बहुत सारी कमी वाले रोग हो जाते हैं। और इसीलिए क्या होता है, भारत एक है ना भविष्य में एक कमजोर पीढ़ी का देश हो जाएगा। इसीलिए हमें बचपन से एक संतुलित आहार लेना होता है। तो उसमें रुक्षांश, रेशेदार का भी ध्यान रखना होगा, जल की भी पर्याप्त मात्रा, उचित पोषक पदार्थों को लेना होगा। और यही क्या है? संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। और यह बैलेंस्ड डाइट जो है, इसके चार्ट्स आपको हमेशा मिल जाएंगे। उस चार्ट के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। तो संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। देखिए यदि हम छोटे हैं, बचपन में हैं, यदि हम 10 साल या 12 साल की उम्र के हैं, तो हमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होती है। यदि बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत कर रहे हैं तो उस केस में हमको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा आवश्यक है। तो ये कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो देखिए दालें, मूंगफली, सोयाबीन और अंकुरित, देखो अंकुरित बीज सबसे अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी है मूंग का दाल है या चने हैं, उनको हम पानी में भिगो के और यदि कपड़े में लपेट के रख लेंगे तो क्या होगा? अंकुरित बीज। और ये अंकुरित बीज जो है ये सबसे ज्यादा पोषक माना जाता है, जैसे मूंग और चना। किण्वित भोजन क्या होता है? फर्मेंटेशन, मतलब जो सड़ाकर या जिसमें ना एक तरह से जो है खमीर उठाकर बनाया जाता है। आपने देखा होगा इडली के लिए पहले क्या करते हैं? खमीर उठाया जाता है। तो ये किण्वित भोजन कहलाता है, जिसको एक इनडायरेक्ट शब्द में कह सकते हैं, जिनको सड़ाया जाता है, क्योंकि खमीर जो है ना उसमें जीवाणु पाए जाते हैं, वो उसको फुलाने का काम करते हैं, है ना। तो आटे का मिश्रण, जैसे मिस्सी रोटी बहुत अच्छी मानी जाती है, थेपला, अनाज, दालें, तो इन सभी का हमको है ना पर्याप्त मात्रा में केला, पालक, सत्तू, गुड़ बहुत अच्छा होता है, चीनी के बजाय गुड़ ज्यादा अच्छा है, याद रखना। और कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। जैसे यदि उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो जो अंडा है वो एक सस्ता जो है माना जाएगा प्रोटीन का स्रोत, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स एकदम आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। और कई सारे जो ऐसे पदार्थ जिनका छिलका उतार दिया जाए, फलों सब्जियों का छिलका उतार कर यदि धो दिया जाता है तो हमारे संपूर्ण जो विटामिन, मिनरल्स वगैरह ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दालों को बार बार धोने से
तो याद रखना विटामिन को गर्म करने पर जो है विटामिन जो है वो हमेशा नष्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको और साथ में याद रखने हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको एक एक पिक्चर जो है क्लियर हो रही होगी। और विटामिन सी, देखो सभी विटामिन को गर्म और धोने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से जो नष्ट होता है वो विटामिन सी जो है वो सबसे तेजी से नष्ट होता है। कोई व्यक्ति यदि ज्यादा मात्रा में पूड़ी रबड़ी पेड़ा खा रहा है तो उसकी हालत इस व्यक्ति के जैसे हो जाएगी। तो देखिए आपको इसीलिए एक बात याद रखेंगे, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की खराब होती है। और इसीलिए हमें एक संतुलित मात्रा में, हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही खाना चाहिए। एक्स्ट्रा खाने से भी कई प्रकार के शारीरिक विकार, जैसे कई लोग मीठा ज्यादा खा लेते हैं और डायबिटीज रोग हो जाता है। अब डायबिटीज रोग जो है ना सबसे खतरनाक रोग है, क्योंकि जिस व्यक्ति को डायबिटीज है ना उसके दूसरे कोई भी अन्य रोग ठीक नहीं होते। डायबिटीज जिस व्यक्ति को है उसको कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता, तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि व्यक्ति को डायबिटीज तो नहीं है। और यदि हम अनियंत्रित मात्रा में भोजन लेंगे, है ना, तो गांधी जी ने बोला जितनी आवश्यकता है उससे एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने चार्ट को, संतुलित आहार को सभी को उसमें हमारे शामिल करना चाहिए। तो यदि हम लोग कम खाएंगे, यदि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जो जैसा कि हम लोग देखते हैं, इसी चीज को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत तरह की सब्सिडी स्कीम चलाई है। जैसे मैं आपको बेहतरीन उदाहरण एक बताता हूं कि जो बच्चियां हैं जो हमारे स्कूल्स में जाती हैं लगभग 12 से 15-17 साल की, तो उनको आयरन की टैबलेट दी जाती है प्रत्येक बच्ची को। उसके पीछे कारण क्या है कि चूंकि इनको घरों पे प्रॉपर भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो एक आयरन जो है ना, आयरन यदि कमी हो जाएगी और जब गर्भावस्था में वो आएंगी आयरन की कमी, और गर्भावस्था में आई तो बच्चे की मौत हो जाती है, कुपोषित बच्चा पैदा होता है लोहे की कमी से। क्योंकि खून की कमी, खून की पूर्ति करनी है तो हमको पालक और जो है सेब, आलू, इन सभी का अच्छा व्यंजन करना चाहिए, ठीक है, व्यंजनों का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक प्रोटीन नहीं ले पाते, कुछ प्रोटीन नहीं ले पाते, उससे कुछ रोग हो जाते हैं। और प्रोटीन नहीं लेंगे तो वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, क्वाशियार्कर और मैरस्मस रोग हो जाएंगे, त्वचा संबंधी बीमारी हो जाएगी, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो है विभिन्न प्रकार की विकृति हो जाएगी। तो इन सभी के कारण अभावजन्य रोग हो जाते हैं, और इसीलिए भारत में बहुत ज्यादा कुपोषण है। जबकि भारत एक संपूर्ण जो है खाद्यान्न सक्षम राष्ट्र होने के बावजूद ऐसा है, तो उसके पीछे हमारे यहाँ फैली हुई जो अत्यंत गरीबी है और जो अमीर और गरीब के बीच में जो बहुत ज़्यादा अंतर है, उसके कारण ऐसा होता है। तो लास्ट पॉइंट में आपको डिस्कस कर लेता हूं कि विटामिन ए की कमी से जो है कमजोरी, दृष्टिहीनता और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाएगी विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी1 से कौन सा रोग हो जाता है, जिसको थायमिन बेरी रोग में क्या होता है कि हमारे हृदय का आकार बढ़ जाता है। ध्यान रखना, शायद आपने ये कभी बात सुनी नहीं होगी, बेरी रोग में हमारे हृदय का आकार बढ़ जाता है और पंपिंग बहुत ज्यादा, मतलब आकार बढ़ गया तो पंप ज्यादा हो जाएगा, तो हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो यह विटामिन बी1। विटामिन सी स्कर्वी, त्वचा संबंधित, होठ और मसूड़े संबंधित रोग हो जाता है। विटामिन डी जो हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, और रिकेटस रोग, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, विकलांग हो जाएंगी, हड्डियां मुलायम हो जाएंगी, ठीक है। कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंत क्षय हो जाएगा। आयोडीन की कमी से आपने देखा होगा कुछ बच्चों में गोइटर और घेंगा रोग हो जाता है ना, फूल जाता है, पूरा शरीर फूल जाता है। तो आयोडीन की मात्रा हमें शैवाल से मिलती है। और लोहे की कमी से मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि अरक्तता या एनीमिया रोग हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो टुडे दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, और जो है आप हमेशा संपूर्ण लेक्चर को देखिए, और मैं आपको एक कंप्लीट साइंस को जो है ना एश्योर करता हूं कि मैं आपको पूर्णतः एक एक बात की पिक्चर क्लियर कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं यू हैड एंजॉयड द लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से पढ़ते रहें, है ना।